तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो अर्थ पर दो स्टेट में मिल सकता है, या तो वो कंपाउंड की स्टेट में मिलेगा या वो फ्री स्टेट में मिलेगा। तो कंपाउंड स्टेट में कैसे मिल सकता है कि कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्म में मिल सकता है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, इस तरीके से कंपाउंड बना के मिल सकता है। तो ऐसी स्टेट उनकी कंपाउंड या बाउंड स्टेट कह सकते हैं उसको। दूसरी तरफ कार्बन जो है अर्थ में फ्री स्टेट में मिल सकता है, जो कि बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी मिलता है। तो फ्री स्टेट में मिल सकता है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि कार्बन की ऐसी फॉर्म, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही हो, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ना हो। तो ऐसी फॉर्म कार्बन की या ऐसा स्ट्रक्चर कैसा कहलाता है? फ्री स्टेट कहलाती है। अब ये जो फ्री स्टेट है कार्बन की, इसके अंदर कार्बन अलग अलग स्ट्रक्चर बना के मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है ए, नेचर में मिलता है कोई, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही कोई बी है ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर भी मान लीजिए 100% प्योर कार्बन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर भी 100% कार्बन है और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। अब दोनों में सेम एलिमेंट है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस जो है, जो दिखाई देता है बाहर से, फिजिकल अपीयरेंस फिर भी अगर अलग अलग हो, इसका अपीयरेंस अलग आए, इसका अपीयरेंस अलग आए, तो इस तरह की दो फॉर्म आपस में क्या कहलाती हैं? एलोट्रॉप्स कहलाती है। और दोनों किसके हैं? कार्बन के हैं। सेम एलिमेंट होने के बावजूद भी दोनों का अपीयरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं आपस में? ये एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट, अगर नॉर्मल अगर देखते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि एक एलिमेंट, जैसे यहां पे कार्बन है, तो एक एलिमेंट जब अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। यहां पे कार्बन है तो कार्बन अपनी डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कह सकते हैं। जैसे कार्बन किस किस की फॉर्म में मिलता है भाई? सेम 100% कार्बन होगा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसी 3 फॉर्म होती है जिसमें कार्बन मिलता है प्योर फॉर्म में। एक तो होता है, आपने नाम सुना होगा, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। अब ये क्या है? तीनों क्या है? ये कार्बन की एलोट्रॉप्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्योर कार्बन है, और दूसरी बात, प्योर कार्बन ही है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इनका जो अपीयरेंस आता है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सेम इनके कार्बन का जो अरेंजमेंट है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप का है, ठीक है। ये वही चीज मान सकते हैं, जैसे आप ईंटों का घर बनाया, अब किसी ने क्या किया कि सेम उसका घर भी, 2 घर बनाए, एक इधर भी ईंट का बनाया, दूसरा भी ईंट का बनाया। अब सेम मटेरियल है, लेकिन फिर भी उनके जो एक घर है इधर की साइड में, उसका डिजाइन अलग है और दूसरे वाले का डिजाइन अलग है। तो मटेरियल तो सेम है, जैसे यहाँ पे भी कार्बन है सब में, लेकिन सबका अपीयरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है, दिखाई अलग अलग दे रहा है। तो यही है एलोट्रॉप्स, इन्हीं को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो सेम एलिमेंट होने के बावजूद भी क्या हो? स्ट्रक्चर, इनका अपीयरेंस अलग अलग हो। ये क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट जो है कार्बन का, वो अलग अलग होता है। तो इसमें जो डायमंड और ग्रेफाइट है, ये सैकड़ों सालों से जानते हैं इनके बारे में कि हाँ, ये इस तरह के एलोट्रॉप्स पढ़े, आपने नाम सुना होगा। लेकिन बकमिंस्टर फुलरीन ये जो है रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी अभी भी खोजी जा रही है, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट की, एक कंपैरिजन लेके चलेंगे दोनों का, और साथ में करने की इनकी कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम लेंगे बकमिंस्टर फुलरीन को, ठीक है। तो पहले देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दोनों की। तो ये रहा दोनों का कंपैरेटिव एक कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं। तो डायमंड जो है कलरलेस सब्सटेंस होता है, मतलब कोई ऐसा कलर नहीं होता, और चमक होती है उसमें बहुत ज़्यादा, ब्रिलियंस मतलब चमक बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, चमकता, आपने देखा भी होगा। दूसरी बात, जो ग्रेफाइट पेंसिल वगैरह में देखते हैं, जो लिखते हैं पेंसिल, वो ग्रेफाइट ही है। तो ग्रेइश ब्लैक कैसा होता है? ग्रे, काले रंग का, इस तरीके से होता है।
और ये जैसे चमकदार होता है, ये कैसा होता है, ओपेक होता है, कोई चमक नहीं होती उसके अंदर, ऐसी कुछ खास ओपेक सब्सटेंस होता है। ये कैसे होते हैं, डायमंड थोड़े हैवी होते हैं, आप जैसे देखा हो तो डायमंड थोड़ा हैवी होता है और उसके कंपैरिजन में जो ग्रेफाइट हैं वो क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं। ये एक्सट्रीम हार्ड, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है डायमंड का कि बहुत ज़्यादा हार्ड, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो नेचर के अंदर जो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस जो है नेचुरली अकरिंग, ठीक है, वो क्या है, वो डायमंड ही है। और इसी हार्ड प्रॉपर्टी की वजह से क्या करते हैं, इसको ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे ग्लास को काटने के लिए, ग्लास कटर जो होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लास को काटने के लिए। दूसरी तरफ जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। कभी आप पेंसिल का पाउडर को जो देखिएगा हाथ लागे तो स्लिपरी लगता है, सॉफ्ट सा लगता है ये, ठीक है। ये क्यों होता है, अभी स्ट्रक्चर जस्ट पढ़ेंगे तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की प्रॉपर्टी हमें पता लग जाएगी, क्यों ये हार्ड है, क्यों ये हैवी है और क्यों ये सॉफ्ट या स्लिपरी है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कौन, डायमंड। इसका रीज़न भी पता लगेगा, जस्ट स्ट्रक्चर में पता लगेगा कि क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब करंट लगेगा, अगर इसको आप किसी सर्किट में डालेंगे तो करंट लगेगा। दूसरी तरफ अगर इसको गर्म किया जाए, दूसरी बात यह है कि देखो जो डायमंड है इसको जब गर्म किया जाता है तो इसके ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तब जाके क्या करता है, ये मेल्ट होता है। दूसरी बात यह है कि जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है बहुत तेज ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो इसमें सिर्फ क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, मैंने पहला बोला कि डायमंड और ग्रेफाइट इसमें 100% क्या है, पूरा पूरा कार्बन ही है और कुछ है ही नहीं इसके में। तो कार्बन है, ऑक्सीजन की फॉर्म उसमें प्रेजेंट में, गर्म किया, जलाया इसको, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इसके अलावा और कोई गैस नहीं निकलेगी। इधर हम देखते हैं तो ये भी सेम क्या करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालता है गर्म करने पे। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, लास्ट वाले से, लास्ट पॉइंट से प्रूफ हो रहा है दोनों में कि इनके स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तभी तो सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, क्योंकि गर्म किया, एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, आग लगती है, तो ये क्या करेगा, कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने इन पॉइंट्स में जो देखा, यहाँ पे ये देखा कि मोस्टली क्या है, इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ एक ही यहाँ पे सिमिलैरिटी देखी, लास्ट पॉइंट में देखी सिमिलैरिटी, बाकी सब डिफरेंस है। तो एक ही इसके अंदर डायमंड में भी क्या है, 100% पूरा कार्बन है और इसमें भी पूरा 100% क्या है, कार्बन है। फिर भी इन दोनों के अंदर क्या है कि इतनी ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस है दोनों के प्रॉपर्टी के अंदर। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर जो होता है इनका, स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो अलग टाइप से होता है, जैसे हमने भी जस्ट बताया था। तो अपने स्ट्रक्चर की वजह से, कार्बन के अरेंजमेंट की वजह से इनमें ये डिफरेंसेस आते हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग आता है। तो अब हम देखते हैं इनके कि ये डिफरेंस क्यों आते हैं, इसके इनमें क्यों डिफरेंस आ रहे हैं, ये आंसर मिलेगा हमें इसके स्ट्रक्चर में। तो पहले हम देखेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे ग्रेफाइट का, और डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पता लगाएंगे कि क्यों ये हार्ड होते हैं और क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो पहले डायमंड, तो ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि देखो जो बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हर एक बॉल एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो बॉन्ड बीच में दिखाई दे रहे हैं ये कोवालेंट बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हर एक जो कार्बन है यहाँ पर 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है। मतलब जैसे आपको पता है कि ये कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, यानी कि कार्बन के पास में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर। अब ये चारों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हर एक दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको आप यहां समझ सकते हैं, जैसे एक कार्बन यहां पे है, सेंट्रल कार्बन ये है, तो इसके ऊपर एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चारों कार्बन एटम से, ये एक कार्बन 4 कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप होती है, कौन सी, ये टेट्राहेड्रल शेप में जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल शेप में जुड़ा होता है। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, ये आपको जो दिखाई दे रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप दो आगे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये सामने से अगर देखते हैं तो इस तरीके 3D शेप बनती है ऐसे, ये यानी कि दो जो है दो कार्बन एटम इस तरीके से सामने मान लीजिए या पीछे मान लीजिए जैसे भी, तो ये दो आगे हैं इस तरीके से और एक पीछे की तरफ है, तो ये दो आगे हैं और एक पीछे है, ठीक है, या फिर एक आगे मान लीजिए दो पीछे मान लीजिए, इस तरीके शेप बनती है ऐसे, ये टेट्राहेड्रल शेप है। और एक क्या है इसके, एक ऊपर है, तो ये शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप कहलाती है। तो इस शेप में, इस अरेंजमेंट में डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम है वो अरेंज रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इसकी वजह से, इस तरह की अरेंजमेंट की वजह से देखो यहां पर काफी डेंस हो रहा है, यानी कि जो कार्बन एटम है आसपास में बहुत ही, एक तो कॉम्पैक्टली अरेंज है, कॉम्पैक्टली मतलब पास पास में अरेंज है, और एक दूसरे से इतने हाईली, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनते हैं, पिछली बार ही बताया था हमने लास्ट लेक्चर में कि कार्बन के बीच में कैसे बनते हैं, कार्बन कार्बन में कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और पास पास में कॉम्पैक्ट है बिल्कुल, यानी कि डेंसिटी जो है, यानी कि स्ट्रक्चर बहुत ही डेंस है, डेंसिटी हाई है इसकी। जब डेंसिटी हाई है, एटम्स बहुत ही पास पास में है, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, रिजिड होता है, हार्ड हो जाता है, रिजिड होता है बहुत ही ज्यादा। इसी वजह से क्या होता है कि ये हार्ड होता है, ये जो डायमंड है इसलिए हार्ड होता है क्योंकि इसमें कार्बन का अरेंजमेंट बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और डेंसली अरेंज, डेंसली पैक होते हैं, जो कार्बन है इस तरीके से अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल शेप के अंदर। अब बात आती है कि जैसे हमने देखा कि चलो हार्ड की बात होगी, अभी आती है कि ये डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, इसमें करंट पास क्यों नहीं होता, ठीक है। अब बात यह कि आपने देखा कि ये यहां पे, अब इसी को मान लेते हैं, देखो मैं यहां पे इसी को बना के देखता हूं कि मान लीजिए बीच वाला कार्बन ये बनाया मैंने यहां पे, और आपको पता है कि 6 कार्बन का इसका वो होता है एटॉमिक नंबर और 2-4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बना दिए। अब यहां पे एक कार्बन ये रहा, तो एक कार्बन इसके भी कितने होंगे, 4 होंगे। नीचे वाला बनाया हमने, इसके भी कितने, 4 होंगे, और इधर वाला देख लीजिए इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। ऊपर बना देता हूं इसको मिटा के, ये ऊपर वाला, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, 4 होंगे। अब देखिए यहां पर, अब बीच वाले को करना है, बीच वाले को कर ले, ऐसे ही साइड वाले भी करेंगे अरेंजमेंट, लेकिन एक का दिखा देते हैं, बाकी का सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो इसने क्या किया, अब यहां से इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, ठीक है, 4 तो इसके पास है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या भाई 2-4 है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इससे लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से पेयरिंग करेगा इनके साथ में। तो देखिए कितने, 4 इसके पास थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। तो यानी कि सभी के सभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आपस में इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करके बॉन्ड बना देते हैं ऐसे। तो ये बॉन्ड बन रहे हैं इस तरीके से, ये ऐसे। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए शेयरिंग में, तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्री नहीं रहा, मतलब कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रहा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी कहां कंडक्ट होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड बनाने में चले गए, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक कार्बन 4 से जुड़ा होता है और 4 ही इसकी वैलेंसी है, तो इसलिए कहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कहां से करंट लगेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये तो था डायमंड का, इसलिए हार्ड होता है, हैवी होता है, डेंस होता है, क्योंकि इतने से एरिया, मान लीजिए इतना एरिया है, इतना एरिया है, इतने एरिया में जो डायमंड है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कार्बन के बहुत सारे एटम्स आ जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करें, उतने ही एरिया में कम, इस डायमंड से कम कार्बन एटम अरेंज होते हैं, तो इसमें डेंसिटी ज्यादा, इसलिए हैवी होते हैं, हार्ड होते हैं अपने अरेंजमेंट की वजह से, जो भी बताया। साथ में करंट क्यों नहीं लगता, क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, वो बता दिया। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ये है स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर आपको कार्बन की फ्लैट लेयर्स दिखाई दे रही है, कार्बन एटम्स की। जैसे एक फ्लैट लेयर ये दिखाई दी, एक ये दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है। अब इसमें जैसे
डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम, सेंट्रल का कार्बन एटम, ठीक है, अब ये जो राउंड सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। तो एक कार्बन एटम किससे घिरा है? 1 2 3 4, 4 से घिरा हुआ था डायमंड के अंदर। यहां पर एक कार्बन कितनों से घिरा हुआ है? 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ है, दूसरे 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ है। जैसे ये ले लीजिए, एक है ये किससे? एक इससे, एक इधर और एक इधर, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 से घिरा हुआ है। ऐसे ही दूसरे को ले लीजिए, जैसे ये है तो ये भी कितने से? ये भी 3 से घिरा हुआ है। तो यहां पर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और जब 3 कार्बन से घिरा हुआ होता है तो यहां पर क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का रूल समझ में आएगा। देखो क्यों फ्लो होती है इसके अंदर और डायमंड के अंदर क्यों नहीं होती, वो तो बता दिया। अब इसके अंदर जैसे हमने बोला कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लीजिए, ठीक है, तो इसके इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो इसकी भी 4 होती है। जैसे एक कार्बन इसके किधर है? एक कार्बन ये रहा, एक ऊपर रहा, तो एक कार्बन ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया, इसका इसके 4 और इसके 4। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर वाले की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? 3 से घिरा हुआ है, 3 से घिरा हुआ है, तो एक ये जो बॉन्ड इसके साथ में बन गया, एक ये जो है इसके साथ में, तो इस तरीके से इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। भाई इसने इसके साथ में बना दिया, इसने इसके साथ में, इसने इसके साथ में बना दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया। भाई एक कार्बन में, जैसे आपने बोला, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो 4 होते हैं। अब 4 होते हैं, लेकिन घिरा कितने से? 3 से घिरा है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन पे क्या होता है? हर एक कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होती है? ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड का ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जो ग्रेफाइट के पास में है फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी तो डायमंड के अंदर सभी के सभी किस में यूज हो गए थे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। अब यहाँ पे जो ये फ्लैट लेयर्स है आपको दिखाई दे रही है, ये तो रहा कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। अब आता है कि जैसे डायमंड हार्ड था, हैवी था, अब ये लाइट उसके कंपैरिजन में और साथ में सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों होता है? हाथ में करते स्लिपरी, चिकना लगता है, क्यों लगता है? अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर आप देखते थे एक फ्लैट लेयर ये है, एक ये है, एक ये है, तो इन फ्लैट लेयर्स के बीच के अंदर बीच में काफी स्पेस होता है। डायमंड में ऐसा नहीं था, वहां पे सारे मॉलिक्यूल पास पास में थे, इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर बन रहा था। एक तो दूर दूर है ये लेयर्स, साथ में क्या है कि यहां पर इनमें बॉन्ड नहीं बनते, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड इसमें आपस में नहीं बन रहे। यहाँ पे ये बीच में डॉटेड जो दिखाई दे रही है कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? ये वीक वंडरवाल फोर्स है। वीक वंडरवाल फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला वीक, कमजोर फोर्स। तो दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कार्बन का ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो इनके बीच में एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि वंडरवाल फोर्स कहते हैं, ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से वीक है। तो इसलिए जो ये जो फ्लैट लेयर्स है, ये आपस में क्या कर जाती है? एक दूसरे के स्लिप कर जाती हैं। ऐसे ये स्लिप कर जाती हैं, इस तरीके स्लिप कर जाती है, इसलिए क्या होता है? स्लिपरी होता है, लुब्रिकेंट की तरह काम आता है। इसलिए ड्राई लुब्रिकेंट, सूखा, जहां पे तेल डलता है एक तो भाई लुब्रिकेंट के लिए, और जहां पर तेल नहीं डाल सकते, सूखा लुब्रिकेंट चाहिए ड्राई, तो वहां पे ग्रेफाइट का यूज होता है। इसलिए स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है इस वजह से, क्योंकि ये इस लेयर्स की फॉर्म में, और साथ में क्या वंडरवाल फोर्स होता है, तो स्लिप कर जाती हैं एक दूसरे के पे, इसलिए ये स्लिपरी होता है। ठीक है, ये तो था एलोट्रॉप इसका ग्रेफाइट का। अब ये दोनों खत्म होते हैं, अब बात करते हैं इनके तीसरा जो एलोट्रॉप है इसका, वो है बकमिंस्टर फुलरीन। तो तीसरा एलोट्रॉप जो आ रहा है कार्बन का, वो है बकमिंस्टर फुलरीन। इसको आप सिंपली फुलरीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो नाम पड़ा है, पहले तो नाम की बात कर लेते हैं। एक आर्किटेक्ट थे, उनका नाम ही था बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर उनका नाम था। तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी रिसेंटली, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा इसका, इस एलोट्रॉप का, बकमिंस्टर फुलरीन। अब ये जैसे दूसरे कार्बन के एलोट्रॉप जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा नंबर में कार्बन इसके अंदर पाया जाता है, अनगिनत, मतलब कि बिल्कुल इन्फिनिट नंबर कार्बन के पाए जाते हैं।
ठीक है, जिनको गिन नहीं सकते। लेकिन जो बकमिंस्टर फुलेरीन है, ठीक है, इसके अंदर एक लिमिटेड कार्बन नंबर पाए जाते हैं, 60 कार्बन एटम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। इसलिए इसको 60 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि कितने बोला अभी कि फुटबॉल की फॉर्म में ये 60 कार्बन फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। अब इस फुटबॉल, जैसे आपको पता है फुटबॉल में कुछ ब्लैक सर्कल होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ हेक्सागोनल, कुछ पेंटागोनल, इस तरीके के रिंग्स पाई जाती हैं। तो इसके अंदर भी क्या होती हैं कि हेक्सागोनल, कुछ हेक्सागोनल, ठीक है, जिसमें 6 इस तरीके का, और कुछ पेंटागोनल रिंग्स पाई जाती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो इनकी नंबर है, ये लगभग ये कितने 20 के आसपास, और ये कितने होते हैं, ये 12 रिंग पाई जाती है पेंटागोनल की। दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका, इसकी 12 रिंग और इसकी 20 रिंग्स मिलके पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बकमिंस्टर फुलेरीन का एक पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही मतलब कि स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये ना तो ज़्यादा हार्ड होता है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, दोनों के मिडिल में काम करता है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी डिस्कवर हो रही है। 3 आपके येलोट्रॉप्स थे कार्बन के, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर और डायमंड, 3 थे, तीनों हो गए। अब तीनों का जैसे देखते हैं इनके यूजेस। तो मेन यूजेस जैसे पहले बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड के जो यूज हैं, डायमंड के यूज में सबसे पहला क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए तो कटर वगैरह बनाने में काम आता है, जैसे ग्लास को काटने काम में आता है। भाई चमकीला होता है, ब्रिलियंस, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, तो ज्वेलरी बनाने के काम भी आता है, ज्वेलरी बनाने के काम आता है, ठीक है। इस तरह के ये मेन इसके प्रॉपर्टी थी, मतलब यूजेस थे। और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के मेन यूज क्या हैं कि भाई ऐसी मशीनरी जो होती है जहां पर हाई टेम्परेचर पे काम करती है ज़्यादा, और उसके अंदर हाई टेम्परेचर रह जाता है, मशीन बहुत फास्ट चले तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वहाँ पे जो मॉइस्ट लुब्रिकेंट होते हैं, ऑयल वगैरह होते हैं, वो क्या उसमें वोलेटाइल होते हैं, आग लग सकती है। लेकिन वहाँ पे सूखा ड्राई लुब्रिकेंट की फॉर्म में, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट की फॉर्म में इसको ग्रेफाइट को यूज़ किया जा सकता है। किसमें? ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में फ्रिक्शन कम करने के लिए मशीन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात और कहाँ कर सकते हैं, जो ड्राई सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स, जो ड्राई सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है ग्रेफाइट को, ठीक है। बाकी आपको पता ही पेंसिल वगैरह बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। तो ये थे इसके इनके यूजेस, जो मेन यूजेस थे। तो यहाँ पर आपका एलोट्रॉप्स होता है ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।